नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। जो बड़ी खबर अभी दुनिया में आ रही है सामने वो ये कि अब धीरे धीरे कर कुछ देशों ने अपनी पाबंदियां हटानी शुरू कर दी है और इनमें से डेनमार्क पहला ऐसा देश बन गया है यूरोपियन यूनियन का जिसने कोविड की पाबंदियां हटा दी हैं। और ये तब किया जा रहा है जबकि वहां पर रोजाना आने वाले मामलों में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वहां पर टीकाकरण का जो दर है वो ऊंचा है। इसको देखते हुए उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट को कमजोर मानते हुए उन्होंने अपनी पाबंदियां हटानी शुरू कर दी। यहां तक कि फेस मास्क भी हटा दिए हैं, कोविड पास जो होता था वो हटा दिया गया है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपने यहां इन पाबंदियों को अब कम करना शुरू कर दिया है। फ्रांस भी है, आयरलैंड भी है, यूके है, इन सभी ने कुछ न कुछ ऐलान किए हैं जिससे वो अपनी पाबंदियां हटा रहे हैं। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका मानना है कि 73% यूरोपीय जनसंख्या जो है उसको पहले से ही कोविड हो चुका है जनवरी 2020 से। और उसका यह कहना है कि अगर आप पाबंदियों में अभी ढील दे रहे हैं तो यह शायद जल्दबाजी होगी। तो क्या वाकई में यह जल्दबाजी है या अब वक्त आ गया है कि हम इस वायरस के साथ जीना सीख लें? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अवी कुमार जो कि प्रमुख हैं पल्मोनरी मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल के, और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रकांत, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो कदम अभी उठाया जा रहा है कुछ देशों की तरफ से, ये कितना सही कितना गलत आप मानते हैं? याद रखने की बात है कि अब महामारी को 2 साल हो चुके हैं। अब 2 साल बाद वही प्रक्रिया नहीं पालन की जा सकती जो हम 1 साल पहले या 18 महीने पहले कर रहे थे। जैसा कि सारी दुनिया से आंकड़ों से हम जानते हैं कि दुनिया के अधिकतर हिस्सों में एक बड़ी आबादी को इन्फेक्शन हो चुका है या वैक्सीनेशन मिल चुका है, तो वो प्रोटेक्टेड है। तो अब नियम नए होने चाहिए। लेकिन बात आती है कि वो जो रेस्ट्रिक्शंस अलग अलग देश हटा रहे हैं वो कब हटाए जाने चाहिए। निश्चित रूप से डिबेटेबल इश्यू है, लेकिन महामारी विज्ञान में, एपिडेमियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कॉन्टेक्स्ट। हर कंट्री का कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग डिफरेंट होती है। महामारी वायरस से स्टार्ट होती है, लेकिन उसको खत्म करने का या उसको जो पेंडेमिक को ओवर डिक्लेयर करने का समय होता है वो राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार या लोग किस परिस्थिति को एक सामान्य परिस्थिति मानना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि डेनमार्क में और अन्य देशों में हम सुन रहे हैं, उन्होंने यह पाबंदियां हटानी शुरू की हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में अलग अलग देश अपने लोकल परिस्थिति के आधार पर पाबंदियां हटाना शुरू करेंगे। उदाहरण के तौर पर मुझे लगता है कि भारत में भले ही हमें अन्य पाबंदियां जारी रखनी चाहिए, लेकिन जैसे व्यक्ति अगर कोई कार में अंदर अकेला व्यक्ति मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से पब्लिक प्लेसेज में अब समय आ गया है कि हम पुनर्विचार करें कि पब्लिक प्लेस में अगर व्यक्ति दूर दूर खड़े हुए हैं तो क्या उनको मास्क पहनने की जरूरत है। तो धीरे धीरे सारी पाबंदियां अलग अलग समय पर अलग देश उठाएंगे। हाँ, चूंकि उस देश में फिलहाल कोविड-19 और ओमिक्रॉन का संक्रमण की क्या स्थिति है उसके आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सारे देश आने वाले कुछ महीनों में पाबंदियां निश्चित रूप से हटाएंगे। बिल्कुल, यानी कि वक्त के हिसाब से इन सभी पाबंदियों का रिवीजन होना जरूरी है, दोबारा आंकलन होना जरूरी है, ये आप मानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीत भाटी भी जुड़ गए हैं, लेकिन डॉक्टर अवी कुमार, पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि सही बात है कि महामारी जो शुरुआत में थी शायद उस स्वरूप में नहीं है, लेकिन क्या हम उतना उसका आंकलन बार बार कर पाते हैं जितना कि होना चाहिए? हर बार जब कोई वेरिएंट आता है तो हम जाग जाते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं रेगुलर इवैल्यूएशन वो नहीं होता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं इस पैंडेमिक में। हर वक्त हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हर दिशा में नए पुनर्विचार कर रहे हैं। जिस तरह का वेरिएंट आता है उसी हिसाब से हम अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। बट ये होता है कि हर एक देश की अलग वैक्सीन स्ट्रेटेजी है कि कुछ देश 70% वैक्सीनेटेड हो गए हैं, कुछ 50% पे ही है। तो जो इम्यूनिटी है सबकी अलग अलग है। और जनरली हमने यही देखा कि नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न
उसी देशों में आ रहा है जहां वैक्सीन कम है। इस बार साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अब नया एक वेरिएंट सुनने में आ रहा है, कैमरून से आ रहा है। तो ये चीजें नई तरह से आती हैं, नई तरह से प्रस्तुत करती है, तो हमें धीरे धीरे रेगुलेटेड वे में ही चीजें हटानी चाहिए। एकदम हफ्ता दफरी में नहीं करना चाहिए कि हम सारे मास्क हटा दें, और कुछ मेडिकल साइंस का भी उसमें हाथ रहना चाहिए, जैसे कुछ ओरल मेडिकेशंस आ जाए जिससे हम इस महामारी को ओरली हम काबू में कर सकें, सिवियर फॉर्म्स को हम काबू में कर सकें। दूसरा, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, बूस्टर वैक्सीन हो। और तीसरी चीज, पब्लिक मेजर्स जैसे कि मास्क लगाना, भीड़ कम रखना, ये चीजों को अभी एहतियात पूर्वक धीरे धीरे हटानी चाहिए। बिल्कुल, मतलब एहतियात के साथ, यानी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन डॉक्टर भाटी, कुछ चीजें हैं जो कि अगर ये आगे बढ़ता भी है और ये माइल्डर भी होता जाता है वक्त के साथ, कुछ चीजें मेरे ख्याल से कभी भी नहीं उन पर लापरवाही होनी चाहिए। एक तो टेस्टिंग है, टेस्टिंग और आसान हो जानी चाहिए। अभी भी RT-PCR टेस्ट ही हमारा सबसे भरोसेमंद टेस्ट है। उसको लेकर के भी अगर हमारे जो एट होम टेस्ट भी हैं उनको लेकर के अगर कुछ नई चीजें सामने आए वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि जो एट होम टेस्ट हमारे देश में बने भी उन पर कई सवाल भी उठे। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल हमारी अगर हम सर्विलेंस स्ट्रेटेजी पे बात करें तो जो अभी हमारी सर्विलेंस स्ट्रेटेजी थी वो हमारी जो सेकेंड वेव के अंदर सर्विलेंस स्ट्रेटेजी थी निश्चित तौर पे उससे थोड़ा डिफरेंट होगी। अभी अगर हम देखें कि हमारे को पॉजिटिविटी रेट या एक्टिव केसेस या R0 वैल्यू कोई बहुत ज्यादा हमें हेल्प करेगी वायरस को कंटेन करने में, वो शायद नहीं होगा कि जैसा हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। इस टाइम अगर हम फिलहाल देखें तो हमारा जो रियल टाइम डेटा है उसके अनुसार हमें चलना है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव में ना तो हमने हॉस्पिटलाइजेशन में बढ़ोतरी देखी है, ना ही कोई आईसीयू के अंदर किसी तरह से हमने आईसीयू एडमिशंस में बढ़ोतरी देखी गई है। करंट वेव को देखते हुए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस तरह से लोड नहीं पड़ा है। इवन दिल्ली की भी मैं बात करूं तो दिल्ली में जब 50% के करीब हमारी पॉजिटिविटी रेट चल रही थी उस समय भी उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह नहीं था। बट पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित तौर पे हमें प्रिवेंशन पर तो प्रायोरिटी देनी ही देनी है। जैसा कि हमारे जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है जैसा आपने बताया वो सब चलेंगे हमारे। अभी हमें फिलहाल कम्युनिटी इंगेजमेंट को ज्यादा बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव के समय भी हमने वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए, इवन एनडीटीवी ने भी जैसे मुहिम चलाई थी वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए, वो हमें अभी ज्यादा करना है। हमारी जितनी एसओपीज बनी हुई है उनके साथ हम स्कूल्स और बाकी चीजें सेफली ओपन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पाबंदियां हटती हैं तो हमारी कितनी जिम्मेदारी होती है, लोगों की कितनी जिम्मेदारी होती है उन पाबंदियों के हटाए जाने के बाद भी सावधानी बरतना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। चर्चा हो रही है दुनिया भर में कई देशों से हट रही पाबंदियों पर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवी कुमार, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर लहरिया, आपके पास आते हैं। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि सरकारें, देश हटा देते हैं पाबंदी, लेकिन कुछ उम्मीदें रखते हैं अपने सिटीजन से, अपने नागरिकों से। पर अक्सर देखा गया कि जैसे ही पिंजरे से लोग बाहर छूटते हैं उसके बाद वो सब चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। तो कितनी जिम्मेदारी इन देशों में लोगों की भी बनती है और साथ में क्या वो वाकई में उसे निभा पाते हैं? तो आने वाले समय में व्यक्तिगत जिम्मेदारी काफी हद तक निर्धारित करेगी कि उस देश या परिस्थिति में कोविड-19 का संक्रमण कितना फैल रहा है। हमें याद रखना होगा कि कोविड-19 या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, वो दो उद्देश्य होते हैं। एक तो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए और दूसरा, आप अगर मास्क पहनेंगे तो दूसरों को भी बचाव करेगा। आप अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे तो दूसरों को भी बचाव होगा। तो हमें दोनों चीजों को देखना है। हमें सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए न केवल खुद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, बल्कि दूसरों को भी करने देना है। लेकिन एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होंगे उनका निर्धारण कि वो किसी व्यक्ति को कितना करना है उस व्यक्ति की रिस्क पर भी निर्भर करेगा। अर्थात अगर हाई रिस्क व्यक्ति हैं तो उनको भले ही पेंडेमिक खत्म हो जाए, एंडेमिसिटी आ जाए, काफी लंबे समय तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। लेकिन एक हेल्दी एडल्ट जो वैक्सीनेटेड है, जिसको कोई हाई रिस्क नहीं है, उसके लिए तुलनात्मक रूप से यह कम होगा। लेकिन बात याद रखने की जो महत्वपूर्ण होगी
कि अगर आपके एरिया में, क्षेत्र में, जिले में जहां पर भी वायरस संक्रमण हो रहा है, अगर तेजी से फैल रहा है, तो उस समय आप कैलिब्रेट मोड में अधिक और पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हो सकता है अगर कम संक्रमण हो जाए तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जरूरत के हिसाब से और खुद के बचाव के लिए और दूसरे के बचाव के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। बिल्कुल, और शायद ये सब बातें एक शिष्टाचार का हिस्सा ही बन जाए एक वक्त में, जैसे कि अब रुमाल, छींक मारते हुए रुमाल का इस्तेमाल पहले से ही था, लेकिन अब मास्क पहनना कितना जरूरी रहेगा। डॉक्टर अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कई देशों में पहले से मास्क पहनना एक हिस्सा था उनकी जिंदगी का। अगर किसी को जुकाम होता था तो आप कई ईस्टर्न देशों में देखेंगे वो बिना मास्क पहने बाहर नहीं जाते थे, वो एक शिष्टाचार का हिस्सा था। तो क्या ये बदलाव जरूरी है अब? डॉक्टर अभी? हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा आवाज ये है कि देखिए, शिष्टाचार जरूर अभी हमने अपने आप को इसी तरह निर्धारित करना है कि अपने आप में हमने एक नेचर में चेंज लाना है कि अपने आप को हमेशा मास्क लगा के रखना है। और जब भी हम कहीं जाए, कभी हमें छींक कभी आती है तो अपने आप को हैंकी अपने हाथ में रखना, अगर हैंकी नहीं है तो अपना एक टिश्यू लेके रखना है, टिश्यू के भाई जो संक्रमण है वो संक्रमण ना फैले, और कहीं भी भीड़ वाली जगह में ना जाए, भीड़ वाली अपने आप में एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, उसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, मतलब आदतें बदलनी पड़ेंगी, सोच बदलनी पड़ेगी, काफी कुछ। लेकिन क्या कभी इस कोरोना वायरस को हम इन्फ्लुएंजा के वायरस की तरह, एक फ्लू की तरह, एक आम बीमारी की तरह देख पाएंगे? आपको क्या लगता है डॉक्टर अभी? देखिए, इसको जैसे हम फ्लू है, हमारे देश में अभी एंडेमिक है, हर साल हम देखते हैं फ्लू के केसेस आते हैं, हमारे पास ओरल मेडिकेशन है, हम देते हैं और ठीक होके चले जाते हैं। तो सबसे अहमियत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही रहेगी कि हमारे पास इस बीमारी का कोई तोड़ हो, ओरल मेडिकेशन हो, जो पेशेंट्स सीवियर फॉर्म में ना जा पाए, माइल्ड में ही वो ठीक हो जाए। दूसरी चीज, सब लोग वैक्सीनेटेड हो। हर साल यंग लोगों की तो इम्यूनिटी अच्छी है, वो अपने आप इस वायरस से लड़ पाएंगे, बट जो लोग ओल्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको लंग्स की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, उन लोगों को बूस्टर डोजेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन और अपने आप को ओरल मेडिकेशन कुछ ऐसी हो जिससे हम काफी हद तक इस बीमारी को माइल्ड फॉर्म में ही कंट्रोल कर लें, ये दो चीजें इस बीमारी को एंडेमिसिटी की तरफ लेके जाएगी। ठीक। डॉक्टर भाटी, एक और जिम्मेदारी शायद लोगों की नहीं, वो देशों की है, और वो है कि उन देशों को अपनी तरफ से वैक्सीन देना जिनके पास वैक्सीन नहीं है। और शायद ओमिक्रॉन जिस तरीके से पनपा और फैला, उसके पीछे वजह यही थी कि बड़े बड़े देश जो हैं, जो सबसे अमीर देश हैं, जिनके पास एक एक शख्स को लगाने के लिए ज्यादा वैक्सीन है, वो भी उस वैक्सीन को बर्बाद होने देते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। तो वो किस तरह से रवैया बदलना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने जो हम वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे हैं या इम्यूनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, तो हमें ग्लोबली इम्यूनाइजेशन की ही निश्चित तौर पर बात करनी है, क्योंकि जो हम ये बात कर रहे हैं नई तरह के वेरिएंट्स वगैरह के लिए, ये जब तक हमारा ग्लोबली इम्यूनाइजेशन नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें सामने आते रहेंगी। फिलहाल हम वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए हमें साथ के साथ जो चीजें काम करनी है, जिसके अंदर निश्चित तौर पे हमें ध्यान देते रहना, हमारा जो वनरेबल ग्रुप है, जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं उनका। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें साथ के साथ पेंडेमिक जिस तरह से चल रहा है, अभी हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम करते रहना पड़ेगा, हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते रहना पड़ेगा, हेल्थ केयर वर्कफोर्स पे काम करते रहना पड़ेगा। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नेशनली और इंटरनेशनली साथ के साथ चलता रहना चाहिए। टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को हमें और रोबस्ट करते रहना चाहिए, और प्रिवेंशन पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमारी इम्यूनिटी, हमारी जीवन शैली और हमारी मेंटल हेल्थ, जिस तरह से 2 साल में हमने डेटा देखा वो किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों पे हमें साथ के साथ काम करना, और एक लास्ट हमारा जो सीक्वेंसिंग है वो भी सब साथ के साथ चलती रहे, ताकि कोई भी किसी भी तरह के नए वेरिएंट पे हम बहुत अधिक विजिलेंट रहें और उस तरह से हम अपना एक्शन प्लान प्रिपेयर करते रहें। पर हमें अपना लाइव और लाइवलीहुड दोनों को बैलेंस करके चलना है, और बाकी निश्चित तौर पे ग्लोबल इम्यूनाइजेशन तो बहुत बेहद जरूरी है। बिल्कुल। जाते जाते डॉक्टर लहरिया, आपसे जानना चाहेंगे कि एक महामारी विशेषज्ञ के तौर पर आम आदमी को ये बता दीजिए कि अगर वहां पर
पाबंदियां हटती हैं, ढिलाई होती है और वहां कुछ लापरवाही होती है, तो क्या इसका असर हमारे देश तक भी पहुंच सकता है? निश्चित रूप से अभी हमें याद रखना होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो भारत में लहर चल रही है, शुरुआत उसकी बड़े शहरों से हुई थी, अर्बन एरिया में पहुंची और उसके बाद रूरल एरिया में पहुंचेगी। तो इसके साथ काफी बड़ी संख्या में 50 से 70% लोग हो सकता है संक्रमित हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे रहेंगे जिनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा। तो अगर हम किसी सेटअप में अधिक तेजी से फैलती है तो वह वेरिएंट दूसरे सेटअप में फिर से पहुंच सकता है। तो हमें पूरे देश से महामारी खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें कि वहां संक्रमण रुके। जी, शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कई देश भले ही ढिलाई कर रहे होंगे, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि वहां के नागरिक लापरवाही नहीं बरतेंगे। पाबंदियां हटेंगी लेकिन लापरवाही नहीं की जाएगी, उम्मीद इसी की है। फिलहाल आपको याद दिला दें कि मास्क जरूर लगाएं अगर बाहर जाएं और अपनी दोनों डोज वैक्सीन की जरूर ले लें। नमस्कार।